फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आगे बढ़ते हुए जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं और फिर हम लोग इसको बड़े अच्छे से समझ करके देखेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है, ये क्वेश्चन है हमारा जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चल रहा है उसी में आज आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन हम लोगों को देखना है, यानी एक कर्व है उसका मिनिमम रिवोल्यूशन देखना है सो दैट द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, यानी उस कर्व के रिवोल्यूशन की जो एरिया है ऑफ कर्व y इक्वल टू वाई एक्स इज जो है 2 पाई x1 से लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर ds। हेंस सो करके क्या दिखाना है कि फॉर द एरिया टू बी मिनिमम द कर्व मस्ट बी कैटेनरी। मिनिमम एरिया के लिए जो कर्व है हमारा वो कैटेनरी है। ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आपको कोई, देखिए कि ये कार्टेशियन वो जो प्लेन दिया हुआ है इसमें कोई आपने कर्व लिया, समझ रहे हैं? वो कर्व आपका सीधा भी हो सकता है और वो कर्व आपका कर्व की तरह भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एक कर्व है। उसको जब आप ऐसे रिवोल्यूशनराइज करा आपने, मतलब उसका रिवोल्यूशन कराया इस तरीके से, तो उसके देखिए जब इस तरह से आप रिवोल्यूशन करा रहे हैं तो उसके जो सरफेस बन रहे हैं, ये जो उसका सरफेस बन रहा है उसके उसका मिनिमम सरफेस हम लोगों को फाइंड करना है और वो कैटेनरी फॉर्म कर रहा है, ये हमें शो करके दिखाना है। समझ रहे बात को? यानी ये जो आप एक कर्व ले रहे हैं, अब वो कर्व अगर देखिए अगर एकदम सीधा लिया जाए तो वो आपका सिलेंडर फॉर्म करेगा इस तरह से, समझ रहे हैं? और अगर थोड़ा कर्व लिया जाए तो किसी और तरीके का शेप फॉर्म करेगा। पर वो जिस भी तरीके का करेगा कर्व लेने पर, वो हमें सिचुएशन में उसके सरफेस फाइंड करने हैं मिनिमम और उसे शो करके दिखाना है कि वो आपका रिवोल्यूशन जो है कैटेनरी कर्व फॉर्म कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से देखिए प्रूफ होगा। जैसे मैंने ये लिया हुआ है, इसको थोड़ा और नीचे ले लें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे ऐसे देखिए, ये हमने एक कर्व ले लिया, ठीक है, और ये उसके पॉइंट्स हैं। x1 कोऑर्डिनेट है x0 y0 और ये है x1 y1, ठीक है, और इस वाले को हमने मिटा दिया। ठीक, अब ये कोई कर्व है, अगर इसकी देखिए ये जो है ना, ये कर्व की डिस्टेंस ऐसे बस आपको समझने के लिए ली गई है। ये कर्व आपका इसी तरीके से, ठीक है, और ये ds जो है ना उसकी स्मॉलेस्ट लेंथ है, ठीक है। अब इस जो है कर्व की अगर इस ds का मतलब किसी छोटे से लेंथ को लेकर के हम लोग अगर घुमाएं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो आप घुमाएंगे तो देखेंगे कि बुक में आपका ऐसे कुछ बना हुआ है इस तरीके से। पर ये बनाना आपको बहुत जरूरी नहीं है, ये बस बताया गया है कि इस तरीके से देखिए डॉट डॉट करके बना होगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो इस तरह से वो एक सिलेंडर की तरह सिलिंड्रिकल शेप फॉर्म कर रहा है। समझ? ये जो कर्व है ये घूम करके जो है आपका, इसका अगर मिनिमम लेंथ लिया जाए तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप फॉर्म कर रहा है, और ये जो है आपका कर्व मिनिमम जो है, मिनिमम इसका सरफेस रिवोल्यूशन लिया जाए तो ये कैटेनरी फॉर्म कर रहा है। ये हमें शो करके दिखाना है आपको। इस तरह से डॉट डॉट करके जो लिया गया है वो आपका मतलब कि दिखाने के लिए लिया गया कि वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी मिनिमम जो है आपका ये ds है, और जो इसका रेडियस होगा, जैसे आपका मैं बताऊं, अगर ये ब्लैक वाला खाली आप देख रहे हैं तो मान लीजिए कि ये ds लेंथ है इसकी, ठीक है। तो ऐसे जब कोई चीज घूमेगी तो उसका सेंटर बीच में होगा तो उससे रेडियस होगा ना, ये सेंटर, इसको मान लिया गया हम लोगों ने, इसको x को एक्सिस को और ये y एक्सिस को, तो x एक्सिस को सेंटर माना गया। तो ये जो आपकी लेंथ है तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी रेडियस होगा कि नहीं, ये तो ये वाला जो इसकी लेंथ है ये इसका रेडियस हो जाएगा ऐसे घूमने के बाद, और ds जो है इसकी हाइट हो जाएगी। समझ रहे हैं? और ये जो है इनके पॉइंट्स लिए गए हैं, कोऑर्डिनेट।
तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम लोग समझते हैं कि द एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट x0 y0 एंड x1 y1 पे ज्वाइन है, ठीक है, इस सरफेस एरिया। अब बात यहां से समझिए, मैंने आपको बताया था अभी कि देखिए आपको क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि जो सिलेंड्रिकल शेप का जो सरफेस एरिया होता है वो आपका जो है यहाँ से 2πr(h) होता है, ठीक है। तो 2πr(h) जो होता है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पर यहाँ पे हमने जो लिया है ये आपका ds हाइट है और यहाँ पर जो रेडियस है वो है y, समझ रहे हैं। रेडियस यहाँ y लिया गया है क्योंकि ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में अभी समझाया मैंने ना कि इस तरह से घूमेगा तो इसके ये सेंटर से जो रेडियस होगी y होगी, तो रेडियस y है, h इसकी हाइट ds है, तो आपका h की जगह आप ds रखेंगे, r जो है आपका y रखेंगे रेडियस, ठीक। अब उसके बाद जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, टोटल की जब यहां से यहां तक की पूरे कर्व की होगी तो उसको इंटीग्रल के फॉर्म में देख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया x0 से लेकर के x1, क्योंकि x एक्सिस पर ऐसे लेगा तो x0 से x1 इंटीग्रल में लोअर लिमिट x0 और अपर लिमिट x1 2πy और ये आपका ds हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये आपका ds है जो आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया था उसी का टोटल लिया गया। अब देखिए ध्यान से कि यहां से जो है ना हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाई है, समझ रहे हैं। ये जो आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बना है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो चीजें आती हैं वो आपका एक कर्व की लेंथ, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि कर्व की एक लेंथ ली जाती है जिसमें उसका फार्मूला है ds/dx = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो इसी का यूज करके फिर उसके बाद यूलर इक्वेशन में हम लोग ले आते हैं। तो यहां से देखिए कि अगर मैं इसमें उसी के बेस पर अब सोचेंगे कि आप कैसे मैं सोचूं, तो देखिए ये बात अगर आपको पहले याद रहेगी और चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें अगर dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, आप किसी भी चीज का कर सकते हैं पर dx का क्यों करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएटेबल चीजें ले रहे हैं और ये आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा ना कि कर्व की लेंथ के लिए ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो चीज है ds/dx पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ds/dx = अंडर रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर बनता है और dy/dx को हम लोग y' लिख सकते हैं, यानी 1 + y' का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ। देखिए आपको मैथ से आज फिर मैथ पे प्यारा है, समझ रहे हैं। तो आज आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x0 से x1 जो है आपका 2πy आपका है और ये ds/dx की वैल्यू जो है हमें लेंथ के लिए हम लोगों को मिला था ना, ds बराबर dx + dy था, उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं ds/dx = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये कर्व के डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो आप उसको जब ds/dx की जगह ये वाली चीज रखेंगे तो देखिए 1 + y' का होल स्क्वायर और ये dx बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब जैसे ही ये बन गया ये आपका ये, उसके बाद तो हमारा मेन काम वही जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में होते आ रहा है। क्या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में होते आ रहा है, यहां से हमें ये जो मिलेगा 2πy √ 1 + y' का होल स्क्वायर dx, ये आपका जो है फंक्शनल्स की तरह काम करेगा, समझ रहे हैं। और एक बात आपको बता दें कि जो मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है कर्व का ना, उसके लिए ये डायरेक्ट फार्मूला भी बीएससी वगैरह में यूज किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये डायरेक्ट फार्मूला के रूप में भी यूज किया जाता है। आप डायरेक्ट भी से याद कर सकते हैं। देखिए ये वही चीज आ गया ना, 2π अगर बाहर कर दिया जाए तो आपका ये y और ये 1 + y' का होल स्क्वायर dx आपका आ गया। यहाँ पे ds है, यहाँ पे dx लिया गया, ठीक है। तो अब आप ये चीजें समझ रहे होंगे, सॉरी ये भी dx ही है, ठीक है, dx। तो अब हम लोग जो है देखिए ये आपको फंक्शनल्स मिला और इसको हम लोग जो है अब क्या करेंगे, जिस तरह से सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि यूलर इक्वेशन का फंक्शनल्स का यूलर इक्वेशन में यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट करके फाइंड कर रहे हैं। अब पिछले में हम लोगों ने साइक्लॉयड फाइंड करा था, अब इसमें हमें कैटेनरी फाइंड करना है। तो कैटेनरी के लिए अगर आप बीएससी में पढ़े होंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज किया जाता है। तो कैटेनरी के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज करते हुए यूलर इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करके कैटेनरी का जो इक्वेशन है वो फाइंड कर लेंगे, समझ रहे हैं।
अब आपके दिमाग में ये बातें अगर एक ओवरव्यू की तरह चल रही होंगी तो आपके दिमाग में आगे भी चीजें समझ में आएंगी, और नहीं भी आ रहा तो आप कंसंट्रेशन से ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ध्यान से, जो आपको ये फंक्शनल्स यहां से क्या मिलेगा, एफ यानी एफ माने, या फिर ये देख रहे हैं कि वाई और वाई डैश का आपका फंक्शन है, तो वाई और वाई डैश का लिखा हुआ है फंक्शनल्स इज इक्वल टू 2 पाई वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका फंक्शनल्स हुआ। फंक्शनल्स मैं बता चुका हूं, फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। अब इसको मैं अगर यूलर इक्वेशन से सॉल्व करूं तो यूलर इक्वेशन में आपका बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके लिए मैंने कुछ केसेस बता रखे हैं, 4 या 5। अगर उन केसेस में रख देते तो हम लोगों को आसानी से सॉल्व होगा, जो यूलर इक्वेशन से ही बना है। तो ये जो है देखिए आपका फिर उस केस को फॉर्म कर रहा है। एक केस है जो द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इज, यानी यहां से एक्सटर्नल फाइंड करने के लिए, मिनिमम फाइंड करने के लिए जो हमारा कंडीशन मिल रहा है वो देखिए एफ माइनस वाई डैश, एफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली जो केस है उसको ये फॉलो कर रहा है। अब आप कहेंगे क्यों वो फॉलो कर रहा है, ये तो बताओ मास्टर जी। मैंने कहा देखिए एफ जो है आपका फंक्शन है y का, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो, और यहाँ पे जो है ये आपका y डैश का है, इसलिए y और y डैश का जो केस होता है ये यही है। आप पीछे वीडियो में जाके देखेंगे तो 5 केसेस में बताया हूं, जिसमें आपका एक केस y और y डैश के लिए यही है। अब इसीलिए इसमें रखेंगे, उसके बाद देखिए यूलर से भी सॉल्व हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर आपका ये हम लोग इस केस से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से वैल्यू लेके रख लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो दैट इज 2 पाई वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे फंक्शंस की जगह रखेंगे, ठीक है। फिर माइनस जो वाई डैश है आपका, वाई डैश, वो वाई डैश बाहर ही रहेगा। एफ वाई डैश का मतलब है, मैं बता चुका हूं आपको कि ये सफिक्स में लगा हो, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियली, पार्शियली उसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन होता है। तो वाई डैश बाहर है, उसके बाद 2 पाई वाई, और इसका जब आप जो है y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तीनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होके बाहर हो जाएंगे, और आपका इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इसको बना देगा y डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब ये आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप एमएससी के स्टूडेंट है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब पावर वाले से हम लोग इसका पावर इधर करेंगे, फिर इसकी पावर में से -1 होता है, इसीलिए वो नीचे चला आता है, तो ये इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये बात आपको पता होगी क्योंकि यहाँ पे एमएससी के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से ये चीजें पूरी समझ गए होंगे कि ये हमने इसमें रखा है, इस वाले फंक्शनल्स में, ठीक है। रखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके देखिए अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर है, अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 पाई जो है, 2 पाई, और यहाँ भी जो 2 पाई है ये कांस्टेंट है, समझ रहे हैं? ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये 2 पाई जो है कांस्टेंट है, समझ रहे हैं? तो 2 पाई जब आपका कांस्टेंट है तो दोनों में से कॉमन होकर कांस्टेंट के साथ जाकर के वो पूरा गायब हो जाएगा, या फिर कहीं मल्टीप्लाई होकर पूरा एक कांस्टेंट बना लेगा। तो हमने सारे वेरिएबल ही बचेंगे खाली, तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बना लेगा। देखिए y बचा है तो y ब्रैकेट्स में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचेगा माइनस वाई का वाई डैश, देखिए यहाँ पे y है और y डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा, y डैश का होल स्क्वायर अपान में अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे चलाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर कांस्टेंट को हमने जो है C1 अगर मान लिया ये कांस्टेंट को, तो C1 से ही लिखा है इसीलिए, तो यहाँ से हट जाएगा। देखिए ये जो चीजें क्या होंगी, ये y डैश का होल स्क्वायर और ये y मल्टीप्लाई होके इसके साथ कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे y बचेगा, जो ये y बचा है, और नीचे अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। C1 हमने मान लिया, इसके बराबर मान सकते हैं कांस्टेंट कुछ भी, फिर y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए मैंने बात वही कही थी कि कैटेनरी आपने बीएससी में सुना होगा कॉमन कैटेनरी नाम से, उसके लिए जो फार्मूला यूज होता था वो हाइपरबोलिक का यूज होता था, इसीलिए यहाँ पे जो है y डैश बराबर हम लोग क्या मानेंगे, साइन हाइपरबोलिक t मानेंगे। अब साइन हाइपरबोलिक t मानेंगे तो हमें पता है एक फार्मूला जो है कि आपका cos स्क्वायर हाइपरबोलिक t बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक t, समझ रहे हैं? तो आपका जो है जैसे ही ये
देखिए जैसे ही y डैश बराबर सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी होता है, तो आप y डैश की जगह जैसे ही साइन हाइपरबोलिक टी रखेंगे ये 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी बनेगा, और वो जो है बाहर निकल के जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी की जगह कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी रखेंगे आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी जो है अंडर रूट में अगर आपका स्क्वायर में आ गया तो बाहर आकर के आपका क्या बन जाएगा y, देखिए y बाई कॉस हाइपरबोलिक टी, और ये c1 हमने कांस्टेंट जो माना है, ठीक है। तो ये देखिए y डैश बराबर हमने साइन हाइपरबोलिक टी माना, और ये फार्मूले का फिर यूज हुआ है। उसके बाद dy बाई dx भी इसको लिख सकते हैं, पता है y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, और ये साइन हाइपरबोलिक टी इसे मान सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, और यहां से जो रखने के बाद ये चीजें बन गई है। यहां से ये बनने के बाद जो है cos हाइपरबोलिक टी को उधर भेज दिया जाएगा, तो c1 cos हाइपरबोलिक टी बन जाएगा। उसके बाद y बराबर c1 cos हाइपरबोलिक टी बन गया, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया गया, और इसे इक्वेशन नंबर 3 मानने के बाद अब हम लोग जो है हमें देखिए यहाँ से dy बाई dx पता है पहले से, तो हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे dx अपॉन dt का, वो चेन रूल के हिसाब से। तो dx बाई dt इज इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं चेन रूल से क्या, dx अपॉन dy dy अपॉन dt, और इन दोनों की वैल्यू आपको पता है कैसे, देखिए यहाँ से dy बाई dx पता है, तो dx अपॉन dy इसका उल्टा हो जाएगा, यानी साइन हाइपरबोलिक t का अगर उल्टा करेंगे आप तो कोसेक हाइपरबोलिक t हो जाएगा, और फिर आप यहाँ से अगर y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो आप देखेंगे तो c1 कांस्टेंट और cos हाइपरबोलिक t का आपका sin हाइपरबोलिक t बन जाएगा, समझ आए। और उसके बाद फिर जब आप देखेंगे तो ये कोसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इससे ये दोनों इसको 1 अपान साइन बना देंगे, तो ये साइन कट जाएगा, सिर्फ बचेगा c1, तो dx अपान dt इज इक्वल टू c1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, dt को उधर भेज देंगे और एक बार इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t जब हमने किया तो x बराबर आपका मिलेगा c1t प्लस c2 हो जाएगा, और उसको हम लोग जो है जब यहाँ से कॉमन लेके t c2 को कॉमन लेके c2 और c1 नहीं सॉरी यहाँ देखिए c2 को अगर इधर भेज देते हैं तो x माइनस c2 हो जाएगा, और ये जो है आपका t यहाँ छूट के c1 यहाँ नीचे चलाएगा, तो t बराबर x माइनस c2 बाई c1 हो जाएगा। यहाँ से t की एक वैल्यू निकल जाएगी, ये t की वैल्यू ले जाके आप कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये देखिए यहाँ तक की बातें आई होप आपको पूरी समझ में आई होंगी, ठीक है। और इसके बाद जो है जगह की थोड़ी कमी होने के नाते मैं इधर थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप लिख लीजिए। तो आई होप यहाँ तक की आप चीजें लिखे होंगे, मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। और तो देखिए अब हम लोग जो है वो t बराबर हमें जो मिला है t बराबर वो रख लेंगे, t बराबर जो मिला है x माइनस सी टू बाई c1 पुट इन इक्वेशन 3। तो हम लोगों को मिलेगा क्या, देखिए y बराबर जो है आप अगर रखेंगे तो c1 और cos हाइपरबोलिक t के जगह ये होगा x माइनस c2 बाई c1, समझ आए। यही जो है आपका क्या है, कैटेनरी का इक्वेशन है, y बराबर c1 cos हाइपरबोलिक x माइनस c2 बाई c1, which is equation of catenary। This is required external। ठीक है, तो आई होप आप यहां तक की चीजें पूरी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आपका मैथ्स के प्रति प्रेम थोड़ा तो बढ़ ही गया होगा, ठीक है। तो थोड़े से इंटरेस्टेड वे में हमने कोशिश करा पूरा समझाने की। आप अपना फीडबैक कमेंट में बता सकते हैं और डाउट भी बता सकते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।